कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, वो लड़ाई उसके अपने ही भीतर चल रही होती है। एक ऐसी आवाज के खिलाफ जो हर दिन उसे धीरे धीरे ये यकीन दिलाती रहती है कि उसमें कुछ कमी है, कि वो पर्याप्त अच्छा नहीं है, कि उसे और बेहतर होना होगा, तभी उसे प्यार मिलेगा, तभी वो स्वीकार किया जाएगा, तभी वो खुश रहने के लायक बनेगा। और सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग इस आवाज के साथ इतने साल जी लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो अपनी असली जिंदगी जीना भूल चुके हैं। तारा ब्रैग भी कभी ऐसी ही जिंदगी जी रही थी। कॉलेज के दिनों में एक बार वो अपनी एक दोस्त के साथ पहाड़ों में ट्रैकिंग पर गई थी। शाम का समय था, ठंडी हवा बह रही थी, पास में बहती नदी की आवाज उस शांत वातावरण को और गहरा बना रही थी। दोनों दोस्त चुपचाप बैठे जिंदगी के बारे में बातें कर रही थी। तभी उनकी दोस्त ने अचानक कहा, मैं धीरे धीरे खुद की सबसे अच्छी दोस्त बनना सीख रही हूँ। बस इतना सुनना था कि तारा के भीतर कुछ टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वो खुद के साथ वैसा व्यवहार कभी नहीं करती जैसे किसी दोस्त के साथ करती हैं। उनके भीतर हमेशा एक कठोर जज मौजूद रहता था, एक ऐसी आवाज जो हर गलती पकड़ती थी, हर कमी दिखाती थी, हर समय उन्हें धक्का देती रहती थी कि उन्हें और अच्छा बनना है। उनकी जिंदगी बाहर से सामान्य दिखती थी। वो पढ़ाई में अच्छी थी, सामाजिक रूप से सक्रिय थी, लोगों के बीच रहती थी, लेकिन भीतर वो हमेशा बेचैन रहती थी। उन्हें लगता था कि उनके अंदर कुछ बुनियादी रूप से गलत है, और यही एहसास धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी पर छा गया था। उन्होंने खुद को व्यस्त रखा, उपलब्धियों में डुबो दिया, लोगों की प्रशंसा पाने की कोशिश की, कभी खाने में सुकून ढूंढा, कभी रिश्तों में, कभी भविष्य के सपनों में। लेकिन चाहे वो कितना भी भाग लें, भीतर का खालीपन उनका पीछा नहीं छोड़ता था। उन्हें अक्सर ऐसा लगता जैसे वो एक पारदर्शी बुलबुले के अंदर कैद है। दुनिया उनके आसपास मौजूद है, लोग उनके पास हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे अलग है। जब वो अच्छा महसूस करती तो वो बुलबुला हल्का पड़ जाता, लेकिन जैसे ही आत्मसंदेह लौटता, वो दीवारें मोटी हो जाती, और फिर वही अकेलापन, वही डर, वही सवाल, क्या मैं सच में प्यार के लायक हूँ? बहुत से लोग पूरी जिंदगी यही सवाल अपने भीतर दबाए घूमते रहते हैं, बिना शब्दों में कहे, बिना स्वीकार किए। किसी को लगता है वो सुंदर नहीं है, किसी को लगता है वो बुद्धिमान नहीं है, किसी को लगता है कि अगर लोग उसका असली चेहरा देख लेंगे तो वो उसे छोड़ देंगे, और धीरे धीरे इंसान अपनी असली पहचान से दूर होता चला जाता है। तारा कहती हैं कि ये है ट्रांस ऑफ अनवर्दीनेस, एक ऐसा मानसिक जाल जिसमें इंसान खुद को अधूरा, टूटा हुआ और गलत मानने लगता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे उसे ये सामान्य लगने लगता है। वो खुद को लगातार सुधारने की कोशिश करता है, खुद को बदलने की कोशिश करता है, खुद को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर जो जख्म है वो कभी नहीं भरता। क्योंकि समस्या ये नहीं कि इंसान में कमी है, समस्या ये है कि उसने खुद को कमी मान लिया है। तारा को पहली बार इस सच्चाई की झलक उसी पहाड़ी यात्रा के दौरान मिली। पहाड़ों के बीच चलते हुए, कभी अपनी दोस्त से बातें करते हुए, कभी चुपचाप आसमान को देखते हुए उन्हें महसूस हुआ कि उनके सारे डर, सारी बेचैनियां, सारी आदतें एक ही जड़ से निकल रही हैं। वो जड़ थी, मैं पर्याप्त नहीं हूँ। और शायद यही वो पल था जब उनके भीतर हीलिंग की शुरुआत हुई, क्योंकि सच्ची हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान पहली बार अपने दर्द को साफ साफ देख पाता है, बिना भागे, बिना छुपे, उसे ठीक करने की जल्दी किए बिना, सिर्फ उसे महसूस करते हुए। कुछ साल बाद यही तलाश उन्हें बौद्ध ध्यान और माइंडफुलनेस की दुनिया तक ले गई। वहां उन्होंने पहली बार सीखा कि इंसान का दर्द उसकी दुश्मन नहीं है, उसकी शर्म, उसकी कमजोरी, उसकी असुरक्षा, ये सब कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इंसानी अनुभव का हिस्सा है। उन्होंने समझा कि समस्या दर्द में नहीं है, समस्या उस लड़ाई में है जो हम अपने ही दर्द के खिलाफ लड़ते रहते हैं। हम खुद को लगातार धक्का देते हैं, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, मुझे कमजोर नहीं होना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे परफेक्ट होना चाहिए, और यही लड़ाई इंसान को खुद से दूर कर देती है। तारा कहती हैं, हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी एक सपने की तरह जीते हैं। हम लगातार भविष्य में भाग रहे होते हैं या अतीत को दोहरा रहे होते हैं। हम किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, एक बेहतर वर्जन बनना चाहते हैं, लेकिन इस भागदौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि जीवन अभी हो रहा है, यहीं, इस पल। हम अपने बच्चों के साथ बैठे होते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। हम खाना खा रहे होते हैं, लेकिन भीतर चिंता चल रही होती है। हम किसी खूबसूरत जगह पर खड़े होते हैं, लेकिन सोच रहे होते हैं कि अगला काम क्या है, और धीरे धीरे पूरी जिंदगी हाथ से फिसल जाती है। तारा एक सपना अक्सर देखती थी।
उन्हें लगता था कि वो किसी पहाड़ी पर चढ़ रही हैं, बहुत कोशिश कर रही हैं, बहुत संघर्ष कर रही हैं, लेकिन चाहे वो कितना भी दौड़ लें वो वहां नहीं पहुंच पा रही। उनका शरीर भारी हो जाता, डर उन्हें घेर लेता और वो पूरी तरह अकेली महसूस करती। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यही सपना उनकी पूरी मानसिक अवस्था का प्रतीक था। यही तो हम सब कर रहे हैं। हम लगातार कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश, दूसरों से आगे निकलने की कोशिश, गलतियां छुपाने की कोशिश, असफलता से बचने की कोशिश, और इस कोशिश में हम खुद से दूर होते जाते हैं। तारा कहती हैं कि इस ट्रांस से बाहर आने का पहला कदम है ये देखना कि हम इसमें फंसे हुए हैं। जब इंसान पहली बार ये पहचान लेता है कि वो लगातार खुद को जज कर रहा है, कि वो खुद के खिलाफ लड़ रहा है, कि वो अपने दर्द से भाग रहा है, तभी बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि अवेयरनेस ही हीलिंग का पहला दरवाजा है। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से अक्सर एक सवाल पूछा, क्या तुम खुद को अभी इसी पल वैसे स्वीकार कर सकते हो जैसे तुम हो? और यही सवाल लोगों को भीतर तक हिला देता था, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी खुद को बदलने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को स्वीकार करना कभी नहीं सीखते। हम अपने शरीर से लड़ते हैं, अपने इमोशंस से लड़ते हैं, अपने थॉट्स से लड़ते हैं। अगर डर महसूस हो तो हम उसे हटाना चाहते हैं, अगर गुस्सा आए तो हम खुद को गलत मान लेते हैं, अगर जेलसी आए तो शर्म महसूस करते हैं। लेकिन तारा कहती हैं, हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान पहली बार अपने भीतर उठती हर भावना को जगह देना सीखता है, बिना डर के, बिना जजमेंट के। यही है रैडिकल एक्सेप्टेंस, अपने पूरे अनुभव को स्वीकार करना, अपने दर्द को भी, अपने डर को भी, अपनी कमजोरी को भी। क्योंकि जब इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है, तभी उसके भीतर सच्ची शांति जन्म लेती है। और शायद पहली बार उसे महसूस होता है कि वो टूटा हुआ नहीं था, वो सिर्फ बहुत लंबे समय से खुद से दूर था। उस रात पहाड़ों से लौटते समय तारा की आंखों में अभी भी आंसू थे, दिल भारी था, लेकिन भीतर कहीं एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शायद जिंदगी का मतलब खुद को बदलना नहीं, बल्कि खुद को प्रेम से देखना है। और यही एहसास धीरे धीरे उन्हें उस रास्ते की ओर ले जाने वाला था जो आने वाले समय में उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कुछ घाव इतने पुराने होते हैं कि इंसान उन्हें अपना स्वभाव समझने लगता है। उसे लगता है कि हमेशा बेचैन रहना सामान्य है, हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करना सामान्य है, रात को सोने से पहले अपने ही दिमाग में हार जाना सामान्य है। और सबसे धीरे मारने वाली बात ये होती है कि बाहर की दुनिया अक्सर इस दर्द को सफलता का नाम दे देती है। अगर कोई इंसान लगातार काम कर रहा है, हर समय प्रोडक्टिव है, हर जगह खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो दुनिया उसे एम्बिशियस कहती है। लेकिन बहुत बार एम्बिशन के पीछे एक डरा हुआ दिल छिपा होता है, जो बस इतना चाहता है कि कोई उसे पर्याप्त मान ले। तारा ने महसूस किया कि वो भी सालों से उसी डर में जी रही थी। ध्यान करने के बावजूद, स्पिरिचुअल लाइफ जीने के बावजूद भीतर की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि वो मेडिटेशन को भी एक अचीवमेंट बना चुकी थी। अगर ध्यान अच्छा हो गया तो वो खुद को अच्छा मानती, अगर मन भटक गया तो उन्हें लगता वो असफल हो गई। यानी अब लड़ाई सिर्फ दुनिया से नहीं रही थी, अब वो खुद की स्पिरिचुअलिटी से भी लड़ रही थी। एक दिन उन्होंने अपने टीचर्स से पूछा, मैं और क्या करूं? मैं सच में बदलना चाहती हूं। लेकिन लगभग हर टीचर ने उन्हें एक ही जवाब दिया, रिलैक्स। और यही शब्द उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करते थे, क्योंकि उनके लिए रिलैक्स करना लगभग असंभव था। जो इंसान पूरी जिंदगी खुद को सुधारने में लगा रहा हो, वो अचानक खुद को जैसे है वैसे स्वीकार कैसे कर सकता है? उसे लगता है अगर वो रुक गया तो सब बिखर जाएगा। यही हमारे भीतर का सबसे बड़ा डर है। अगर हम खुद को पुश करना बंद कर दें तो क्या हम कुछ बन पाएंगे? अगर हम खुद को जज करना छोड़ दें तो क्या हम लेजी हो जाएंगे? अगर हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लें तो क्या हम बदलना बंद कर देंगे? लेकिन सच्चाई ठीक उल्टी है। तारा कहती हैं, इंसान तब सबसे ज्यादा बदलता है जब वो पहली बार खुद से लड़ना बंद करता है, क्योंकि लड़ाई इंसान को सिकोड़ देती है, स्वीकार करना उसे खोल देता है। इसी बीच उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके भीतर सब कुछ हिला दिया। वो गर्भवती थी। कई सालों से वो और उनके पति बच्चा चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली हैं, तो उन्हें लगा जैसे जिंदगी आखिरकार पूरी होने जा रही है। लेकिन उसी समय वो अपने स्पिरिचुअल कम्युनिटी और बाहर की प्रोफेशनल लाइफ के बीच बुरी तरह उलझी हुई थी। वो थेरेपी प्रैक्टिस भी संभाल रही थीं, साइकोलॉजी में डॉक्टरेट भी कर रही थीं और साथ साथ आश्रम की जिम्मेदारियां भी निभा रही थीं।
उनका शरीर थक चुका था, लेकिन वो रुक नहीं रही थी, क्योंकि भीतर हमेशा वही पुराना डर था, अगर मैं पर्याप्त नहीं हुई तो मैं खो दूंगी सब कुछ। कुछ समय बाद वो एक मेडिटेशन रिट्रीट में गईं। रेगिस्तान के बीच बना एक शांत आश्रम, जहां लोग ध्यान और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन रिट्रीट के बीच अचानक उन्हें भारी ब्लीडिंग शुरू हुई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहीं उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। उस पल उनके भीतर जैसे सब कुछ टूट गया, दर्द, शोक, खालीपन। लेकिन इससे भी ज्यादा उन्हें खा रहा था गिल्ट। क्या ये मेरी गलती थी? क्या मैंने खुद को बहुत पुश किया? क्या मैंने अपने शरीर की बात नहीं सुनी? जब इंसान पहले से ही खुद को दोष देने की आदत में जी रहा हो, तो जिंदगी की हर ट्रेजेडी उसे अपने खिलाफ सबूत लगने लगती है। 2 दिन तक वो बिस्तर पर पड़ी रहीं, रोती रहीं, प्रार्थना करती रहीं। फिर तीसरे दिन उन्होंने सोचा कि वो इवनिंग गैदरिंग में जाएंगी, जहां उनके स्पिरिचुअल टीचर लोगों को संबोधित करने वाले थे। उन्हें लगा शायद उन्हें वहां थोड़ा सहारा मिलेगा। शाम का समय था, रेगिस्तान की गर्म हवा बह रही थी। सैकड़ों लोग बड़े से टेंट में बैठे अपने टीचर का इंतजार कर रहे थे। जब टीचर आए, सब लोग सम्मान में खड़े हो गए। भजन शुरू हुए, पूरा माहौल डिवोशन से भरा हुआ था। तारा भी भीड़ में चुपचाप बैठी थी। फिर अचानक उनके टीचर की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने सबके सामने उनका नाम लिया और उन्हें खड़े होने को कहा। तारा को लगा शायद वो उनके दुख के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगले ही पल उनकी पूरी दुनिया बिखर गई। उनके टीचर ने सबके सामने उन्हें कठोर शब्दों में दोष देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तारा ने अपनी एम्बिशन और ईगो की वजह से अपना बच्चा खोया है। उन्होंने कहा कि वो स्पिरिचुअली सेल्फिश है, कि वो सिर्फ अपने करियर और अचीवमेंट्स में खोई हुई थी। हर शब्द तीर की तरह उनके भीतर उतर रहा था। सैकड़ों लोगों के सामने खड़ी तारा सुन्न हो गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके भीतर का सबसे गहरा घाव सबके सामने खोल दिया हो। शर्म, अपमान, दर्द और फिर वही पुरानी आवाज, तुम गलत हो, तुम में कुछ खराब है। उस रात वो टूट चुकी थी। भीड़ से दूर जाकर वो अकेली बैठ गईं, घंटों रोती रहीं। उनके भीतर सवालों का तूफान चल रहा था। क्या उनका टीचर सही कह रहा है? क्या सच में वो सेल्फिश है? क्या उनकी सारी स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक दिखावा थी? और सबसे डरावना सवाल, अगर उनका स्पिरिचुअल पाथ भी उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहा, तो अब वो जाएं कहाँ? यही इंसान की जिंदगी का सबसे अंधेरा मोड़ शुरू होता है, जब बाहर की हर पहचान टूटने लगती है, जब अचीवमेंट्स काम नहीं आते, जब बिलीफ्स जवाब नहीं देते, जब इंसान पहली बार खुद से भाग नहीं पाता। उस रात तारा ने पहली बार खुद से दर्द से भागना बंद किया। उन्होंने उसे महसूस करना शुरू किया, पूरा का पूरा। उनकी छाती में उठता दर्द, गले में अटका डर, दिल में भरी शर्म, सब कुछ। और उसी अंधेरे में उनके भीतर एक बहुत कोमल सी चीज जन्म लेने लगी। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर अभी भी एक हिस्सा ऐसा है जो उन्हें जज नहीं कर रहा, एक ऐसी अवेयरनेस जो बस उनके साथ बैठी है, शांत, नरम, करुणा से भरी हुई। उन्होंने धीरे धीरे अपने भीतर एक प्रार्थना दोहरानी शुरू की, मे आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट एज आई एम। काश मैं खुद को वैसे स्वीकार कर पाऊं जैसी मैं हूं। शुरुआत में ये शब्द अजीब लगे, लगभग असंभव, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने खुद को बदलने की कोशिश की थी, स्वीकार करने की नहीं। लेकिन जैसे जैसे रात गुजरती गई, उनके भीतर कुछ नरम पड़ने लगा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शायद हीलिंग का मतलब खुद को परफेक्ट बनाना नहीं है। शायद हीलिंग का मतलब है अपने टूटे हुए हिस्सों को भी प्रेम से पकड़ना, अपने डर को दुश्मन न मानना, अपने दर्द को जगह देना। उस रात उन्होंने अपने भीतर उठती हर चीज को महसूस किया, गुस्सा, शर्म, डर और सबसे गहरी बात, उन्होंने खुद को इन भावनाओं के लिए दोष देना बंद कर दिया। यही रैडिकल एक्सेप्टेंस की शुरुआत थी। तारा कहती हैं, हम अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा खुद से लड़ने में बिता देते हैं। अगर हम दुखी हैं तो खुद को गलत मानते हैं, अगर हम डरते हैं तो खुद को कमजोर कहते हैं, अगर हम टूट जाते हैं तो शर्म महसूस करते हैं। लेकिन दर्द समस्या नहीं है, दर्द तो इंसान होने का हिस्सा है। असल सफरिंग तब पैदा होती है जब हम दर्द के ऊपर रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जब हम कहते हैं मुझे ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए, और तभी भीतर युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन उस रात पहली बार तारा ने युद्ध रोक दिया। उन्होंने अपने भीतर उठती हर लहर को जगह दी, और धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनके भीतर जो अवेयरनेस है वो किसी भी दर्द से बड़ी है। दर्द आ रहा है,
जा रहा है, लेकिन अवेयरनेस मौजूद है। शर्म उठ रही है, मिट रही है, लेकिन अवेयरनेस शांत है। यहीं से उनके भीतर एक बिल्कुल नई अंडरस्टैंडिंग जन्म लेने लगी कि इंसान ब्रोकन नहीं है, वो सिर्फ अपने दर्द से डरा हुआ है। और जब वो डरना बंद कर देता है तो उसके भीतर प्रेम अपने आप लौटने लगता है। उस रात रेगिस्तान के आसमान के नीचे बैठी तारा को पहली बार एहसास हुआ कि शायद जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि हम परफेक्ट बन जाएं, बल्कि ये कि हम अपने इम्परफेक्ट होने के बावजूद खुद को गले लगा सकें। और यही एहसास धीरे धीरे उनके भीतर एक नई जागरूकता का दरवाज़ा खोलने वाला था, जहां एक्सेप्टेंस कोई थ्योरी नहीं बल्कि जीने का तरीका बनने वाला था। उस रात के बाद तारा पहले जैसी नहीं रही। बाहर से सब कुछ शायद वैसा ही था, लोग वही थे, आश्रम वही था, ध्यान वही था, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। पहली बार उन्होंने अपने दर्द को दबाने के बजाय उसे सुनना शुरू किया था। और जब इंसान अपने दर्द को सच में सुन लेता है तो वो धीरे धीरे अपने पूरे जीवन को नए तरीके से देखने लगता है। तारा ने महसूस किया कि उनकी पूरी जिंदगी एक लगातार भागती हुई यात्रा रही थी। उन्हें हमेशा कहीं पहुंचना था, कुछ बनना था, कुछ साबित करना था। अगर वो और स्पिरिचुअल बन जाएंगी तो शायद वर्दी महसूस करेंगी। अगर लोग उन्हें पसंद करेंगे तो शायद भीतर का खालीपन भर जाएगा। अगर वो परफेक्ट मदर, परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट टीचर बन जाएं तो शायद शांति मिल जाएगी। लेकिन हर उपलब्धि के बाद कुछ समय की राहत आती और फिर वही खालीपन लौट आता, जैसे कोई अंदर बैठा लगातार कह रहा हो, अभी नहीं, अभी तुम पर्याप्त नहीं हो। यहीं तारा ने इंसानी सफरिंग की एक बहुत गहरी सच्चाई को समझना शुरू किया। हम में से ज्यादातर लोग वर्तमान पल में नहीं जीते। हम लगातार किसी इमेजिनरी फ्यूचर में जी रहे होते हैं, जहां हमें लगता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, एक दिन एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, एक दिन हम खुद से प्यार कर पाएंगे। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा अगली कमी ढूंढ लेता है। अगर पैसा मिल गया तो स्टेटस चाहिए, अगर सक्सेस मिल गई तो वैलिडेशन चाहिए, अगर प्यार मिल गया तो उसे खोने का डर शुरू हो जाता है। यानी बाहर चाहे कितना भी बदल जाए, भीतर की असुरक्षा वही रहती है। तारा कहती हैं, इंसान का दिमाग हमेशा दो दिशाओं में भागता रहता है। या तो वो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य में। अतीत में गिल्ट, रिग्रेट, शेम, भविष्य में फियर, एंग्जाइटी, कंट्रोल। और इस भागदौड़ में हम वर्तमान पल खो देते हैं, जबकि जिंदगी सिर्फ इसी पल में मौजूद है। यहीं रैडिकल एक्सेप्टेंस की सबसे बड़ी शक्ति सामने आती है। यह हमें वर्तमान में लौटना सिखाती है, लेकिन वर्तमान में लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही इंसान रुकता है वो अपने भीतर की बेचैनी महसूस करने लगता है। और इसी बेचैनी से बचने के लिए हम खुद को लगातार व्यस्त रखते हैं। कोई काम में डूब जाता है, कोई फ़ोन में, कोई रिलेशनशिप में, कोई एंटरटेनमेंट में, कोई स्पिरिचुअलिटी में भी, बस इसलिए ताकि उसे अपने भीतर की चुप्पी सुननी न पड़े। तारा ने एक बार अपने मेडिटेशन स्टूडेंट से पूछा, जब आप अकेले होते हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब आपके भीतर क्या बचता है? बहुत से लोग उस सवाल से असहज हो गए, क्योंकि सच ये है कि ज़्यादातर लोग खुद के साथ अकेले रहने से डरते हैं। जैसे ही साइलेंस आता है, भीतर की आवाज़ें तेज़ होने लगती हैं। तुम पीछे हो, तुमने ज़िंदगी खराब कर दी, तुम में कुछ कमी है, और इसलिए इंसान भागता रहता है। लेकिन तारा धीरे धीरे समझ रही थी कि हीलिंग भागने से नहीं आएगी। हीलिंग तभी आएगी जब इंसान अपने अनुभव के साथ बैठना सीख जाएगा। उन्होंने अपने ध्यान अभ्यास को बदलना शुरू किया। पहले वो मेडिटेशन को एक टेक्निक की तरह करती थी, कुछ हासिल करने के लिए। अब वो बस ऑब्जर्व करने लगी। अगर डर है तो डर को महसूस करो, अगर सैडनेस है तो सैडनेस को जगह दो, अगर शेम उठ रही है तो उसे हटाने की कोशिश मत करो, सिर्फ उपस्थित रहो। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि इमोशंस वेव्स की तरह हैं। वो आते हैं, रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर भावना से लड़ने लगते हैं। अगर गुस्सा आया तो गिल्ट, अगर डर आया तो रेजिस्टेंस, अगर जेलसी आई तो शेम। और यही दूसरी लेयर इंसान को तोड़ देती है। एक दिन ध्यान करते हुए तारा ने अपने भीतर एक गहरा डर महसूस किया। ऐसा लगा जैसे वो पूरी तरह अकेले हैं। उनका शरीर सख्त हो गया, सीना भारी होने लगा। पहले वो ऐसे मोमेंट से भाग जाती थीं, लेकिन इस बार वो बैठी रहीं,
उन्होंने उस डर को हटाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ महसूस किया। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि डर के नीचे एक बहुत गहरी लॉन्गिंग छिपी हुई है। एक लॉन्गिंग टू बिलोंग, एक लॉन्गिंग टू बी लव्ड, एक लॉन्गिंग टू फील सेफ। और तब उन्हें समझ आया, हर इंसान के भीतर यही लॉन्गिंग चल रही है। कोई भी सच में पावर नहीं चाहता, कोई भी सिर्फ पैसा नहीं चाहता, कोई भी सिर्फ फेम नहीं चाहता। हर इंसान आखिर में सिर्फ ये महसूस करना चाहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ। लेकिन क्योंकि हम ये फीलिंग बाहर ढूंढते रहते हैं, इसलिए कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। तारा ने महसूस किया कि रैडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब इमोशंस को बदलना नहीं है। इसका मतलब है उनके पीछे छिपी ह्यूमन नीड को समझना। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो शायद वो हर्ट है। अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो शायद वो डरा हुआ है। अगर कोई लगातार अटेंशन चाहता है तो शायद वो भीतर से अनसीन महसूस करता है। और यही अंडरस्टैंडिंग कंपैशन को जन्म देती है। धीरे धीरे तारा खुद को नए नजरिए से देखने लगी। अब वो अपने दर्द को दुश्मन नहीं मान रही थी। वो समझने लगी थी कि उनका हर फियर, हर इनसिक्योरिटी बस प्रोटेक्शन की कोशिश थी। उनका परफेक्शनिज्म उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। उनकी एम्बिशन उन्हें रिजेक्शन से बचाना चाहती थी। उनका कंट्रोल उन्हें अनसर्टेनिटी से बचाना चाहता था। यानी भीतर कोई दुश्मन नहीं था, सिर्फ डरे हुए हिस्से थे जो सालों से सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। और पहली बार तारा उन हिस्सों से नफरत करने के बजाय उन्हें कंपैशन देने लगी। यहीं से उनके भीतर सॉफ्टनेस आने लगी। अब मेडिटेशन स्ट्रगल नहीं लगती थी। वो बैठती, सांस महसूस करती और अपने भीतर उठती हर चीज को जगह देती। कभी आंसू आते, कभी पुरानी यादें, कभी गिल्ट, लेकिन अब वो उनसे भागती नहीं थी। और धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अवेयरनेस खुद में हीलिंग है। जब कोई इंसान पूरी जागरूकता और करुणा के साथ अपने दर्द को महसूस करता है तो दर्द बदलने लगता है, क्योंकि अब वो अकेला नहीं रहता। तारा अक्सर कहती है, पेन इज नॉट रॉन्ग, आवर रेजिस्टेंस टू पेन क्रिएट्स सफरिंग। दर्द गलत नहीं है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई सफरिंग बनाती है। यही बात उन्होंने अपने थेरेपी क्लाइंट्स में भी देखी। एक महिला थी जो हमेशा एंग्शियस रहती थी। उसे लगता था कि अगर उसने कंट्रोल छोड़ा तो सब टूट जाएगा। वो हर चीज परफेक्ट चाहती थी, हर सिचुएशन मैनेज करना चाहती थी। लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे अपने एंजाइटी को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि उसके नीचे एक छोटी डरी हुई बच्ची बैठी है जो बस सुरक्षित महसूस करना चाहती है। और जैसे ही उसने खुद को कंपैशन देना शुरू किया, उसकी एंजाइटी धीरे धीरे नरम पड़ने लगी। यही रैडिकल एक्सेप्टेंस का चमत्कार है। ये इंसान को बदलने की कोशिश नहीं करता, ये इंसान को खुद से रिकनेक्ट कराता है। तारा ने महसूस किया कि हम पूरी जिंदगी खुद को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि हमें सबसे ज्यादा जरूरत खुद को सुनने की होती है। अपने भीतर बैठी उस आवाज को जो सालों से कह रही है, मुझे मत छोड़ो, मुझे रिजेक्ट मत करो, बस मुझे महसूस करो। और शायद पहली बार तारा सच में खुद को महसूस करने लगी थी। उनके भीतर अभी भी दर्द था, अभी भी इनसिक्योरिटी थी, अभी भी फियर था, लेकिन अब उनके और उनके दर्द के बीच एक नई चीज मौजूद थी, करुणा। और यही करुणा धीरे धीरे उनके भीतर उस फ्रीडम का दरवाजा खोल रही थी जिसकी तलाश वो सालों से बाहर कर रही थी। धीरे धीरे तारा की पूरी दुनिया बदलने लगी थी। बाहर की परिस्थितियां शायद अभी भी इम्परफेक्ट थीं, लेकिन उनके भीतर पहली बार एक ऐसी जगह बन रही थी जहां उन्हें हर समय खुद को साबित नहीं करना पड़ रहा था। और यही बदलाव सबसे गहरा था, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी थकान काम से नहीं आती, वो आती है लगातार किसी और बनने की कोशिश से। हर दिन एक मास्क पहनना, हर समय स्ट्रांग दिखना, हर दर्द छुपाना, हर कमजोरी से शर्मिंदा होना, ये सब आत्मा को थका देता है। तारा ने महसूस किया कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपने भीतर के कुछ हिस्सों को रिजेक्ट किया था। अपने डर को, अपने अकेलेपन को, अपने इनसिक्योरिटी को, अपने एंगर को। उन्हें लगता था कि अगर वो स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड इंसान बनना चाहती हैं तो उन्हें ये सब खत्म करना होगा। लेकिन अब उन्हें समझ आने लगा था कि हीलिंग रिजेक्शन से नहीं, हीलिंग इंक्लूजन से आती है, अपने भीतर की हर चीज को जगह देने से। यही वजह है कि रैडिकल एक्सेप्टेंस सिर्फ एक साइकोलॉजिकल टेक्निक नहीं है, ये जीवन देखने का बिल्कुल नया तरीका है। तारा कहती हैं, जब हम किसी इमोशन को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम उससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अगर डर आया तो हम सोचते हैं मैं डर हूं, अगर शेम आई तो लगता है मैं खराब हूं,
लेकिन जब हम अवेयरनेस के साथ इमोशन को देखते हैं तो अचानक एक स्पेस बनता है। अब डर मौजूद है, लेकिन हम सिर्फ डर नहीं हैं। अब सैडनेस मौजूद है, लेकिन हमारी पूरी पहचान सैडनेस नहीं है। यहीं फ्रीडम शुरू होती है। एक बार मेडिटेशन रिट्रीट के दौरान तारा ने एक महिला को देखा जो लगातार रो रही थी। वो कई दिनों से ध्यान में बैठते ही टूट जाती थी। आखिरकार उसने तारा से कहा, मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही, मेरे अंदर बहुत दर्द है। तारा ने उससे पूछा, अगर तुम इस दर्द को हटाने की कोशिश बंद कर दो तो क्या होगा? महिला चुप हो गई, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी यही किया था, हर दर्द हटाने की कोशिश, हर इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश। तारा ने उसे सिर्फ एक बात कही, अपने दर्द के पास बैठो, जैसे कोई माँ अपने डरे हुए बच्चे के पास बैठती है। और यही रैडिकल एक्सेप्टेंस का हृदय है। अपने भीतर के वुंडेड पार्ट्स को एनिमी न मानना, बल्कि उन्हें कंपैशन देना। धीरे धीरे उस महिला ने अपने भीतर की लोनलीनेस को महसूस करना शुरू किया। वो लोनलीनेस जो सालों से दबाई हुई थी, जिसे वो रिलेशनशिप्स, काम और डिस्ट्रैक्शन से भरने की कोशिश करती रही थी। और जब उसने पहली बार उस लोनलीनेस को पूरी तरह महसूस किया तो उसके आंसू धीरे धीरे शांत होने लगे। क्योंकि कई बार हीलिंग आंसर से नहीं, हीलिंग प्रेजेंस से आती है, सिर्फ किसी चीज के साथ पूरी तरह मौजूद रहने से। तारा ने यही बात अपने जीवन में भी देखी। उन्होंने नोटिस किया कि उनका माइंड लगातार फ्यूचर में भागता रहता। अगर ये हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, अगर वो बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, अगर मैं थोड़ी और एनलाइटेंड हो जाऊं तो मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन फ्यूचर हमेशा एक इल्यूजन साबित होता, क्योंकि जब हम एक गोल तक पहुंचते, माइंड तुरंत दूसरा बना देता। यानी समस्या बाहर नहीं थी, समस्या उस बिलीफ में थी कि वर्तमान पल पर्याप्त नहीं है। और यही बिलीफ इंसान को जिंदगी से काट देता है। तारा ने मेडिटेशन में एक प्रैक्टिस शुरू की, जिसे वो सेक्रेड पॉज कहती हैं। जब भी एंजाइटी उठती, जब भी एंगर आता, जब भी माइंड भागने लगता, वो रुक जाती। बस रुकना, सांस महसूस करना, शरीर महसूस करना, इस पल को महसूस करना। पहल ये बहुत कठिन था, क्योंकि जैसे ही इंसान रुकता है वो अपने भीतर की बेचैनी से मिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उस बेचैनी के नीचे एक बहुत गहरी स्टिलनेस मौजूद है। जैसे समुद्र की सतह पर तूफान हो, लेकिन गहराई में शांति। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सतह पर जीते हैं, थॉट्स, इमोशंस, रिएक्शंस, ड्रामा। लेकिन अवेयरनेस गहराई है, वो सब कुछ देखती है लेकिन खुद डूबती नहीं। तारा कहती हैं, जब इंसान अवेयरनेस से जुड़ जाता है तो वो पहली बार समझता है कि वो अपने थॉट्स नहीं हैं। थॉट्स आते हैं, जाते हैं, लेकिन अवेयरनेस स्थिर रहती है। एक दिन ध्यान करते हुए उनके भीतर अचानक बहुत पुरानी मेमोरीज उठने लगी, बचपन की, उनकी माँ की, उन पलों की जब वो खुद को अनसीन महसूस करती थी, जब उन्हें लगता था कि उन्हें प्यार पाने के लिए कुछ बनना पड़ेगा। वो मेमोरीज दर्दनाक थीं, लेकिन इस बार उन्होंने उनसे भागा नहीं। उन्होंने अपने भीतर की उस छोटी लड़की को महसूस किया जो बस एक्सेप्टेंस चाहती थी, और पहली बार उन्होंने उसे कंपैशन दिया। यहीं तारा को एक और गहरी बात समझ आई। हमारे भीतर जो अडल्ट सेल्फ है, उसके पीछे अक्सर एक वुंडेड चाइल्ड बैठा होता है। एक ऐसा हिस्सा जो अब भी डरता है, जो अब भी अप्रूवल चाहता है, जो अब भी रिजेक्शन से कांप जाता है। और जब तक हम उस हिस्से को प्यार नहीं देंगे, तब तक कोई बाहरी सफलता हमें कंप्लीट नहीं कर सकती। यही वजह है कि बहुत सक्सेसफुल लोग भी भीतर से एम्प्टी महसूस करते हैं, क्योंकि अचीवमेंट्स उस जगह को नहीं भर सकती जहां कंपैशन की जरूरत है। तारा ने महसूस किया कि इंसान को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस है। कोई ऐसा जो कहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही बात हमें खुद को भी देनी सीखनी पड़ती है। धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप खुद से बदलने लगा। अब वो खुद की मिस्टेक्स को देखकर खुद से नफरत नहीं करती थी। अगर एंगर आता तो वो उसे क्यूरियोसिटी से देखती, अगर जेलसी उठती तो वो उसके नीचे की इनसिक्योरिटी महसूस करती, अगर फियर आता तो वो खुद को सॉफ्टली होल्ड करती। यानी अब उनका इनर वर्ल्ड बैटलफील्ड नहीं रहा था, वो एक हीलिंग स्पेस बनता जा रहा था। और इसी हीलिंग ने उनके रिलेशनशिप्स को भी बदलना शुरू किया। पहले वो लोगों से वैलिडेशन चाहती थी। अगर कोई उन्हें अप्रिशिएट करे तो अच्छा लगता, अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो वो टूट जाती। लेकिन अब धीरे धीरे वो खुद के भीतर ग्राउंडेड होने लगी थी। अब उन्हें हर समय प्रूव नहीं करना था कि वो वर्दी है।
और जब इंसान खुद को स्वीकार करना शुरू कर देता है तो वो दूसरों को भी ज्यादा फ्रीडम देने लगता है, क्योंकि अब रिलेशनशिप्स नीडीनेस से नहीं, प्रेजेंस से चलने लगते हैं। तारा कहती हैं, सच्चा प्रेम तभी संभव है जब हम खुद से युद्ध खत्म कर दें, क्योंकि जो इंसान खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता वो दूसरों को भी कंट्रोल करने लगता है। वो अप्रूवल मांगता है, पोजेशन चाहता है, फियर से प्यार करता है। लेकिन जब भीतर एक्सेप्टेंस आता है तो प्रेम में सॉफ्टनेस आने लगती है। अब वो पकड़ता नहीं, बस उपस्थित रहता है। धीरे धीरे तारा की अवेयरनेस और कंपैशन दोनों गहरी होती जा रही थी, लेकिन उनकी जर्नी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे कठिन एक्सेप्टेंस अभी बाकी था, दूसरों को माफ करना। उन लोगों को जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई थी, और सबसे ज्यादा अपने उस टीचर को जिसने उनके सबसे वल्नरेबल मोमेंट में उन्हें तोड़ दिया था। यही अगला दरवाजा था, और इस दरवाजे के पार तारा को अपने भीतर ऐसी फ्रीडम मिलने वाली थी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। कई बार इंसान को सबसे गहरा घाव किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि उसी इंसान से मिलता है जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। तारा के लिए उनके स्पिरिचुअल टीचर वही व्यक्ति थे। सालों तक उन्होंने उन्हें अपना मार्गदर्शक माना था, उनकी बातें मानी थी, उनके रास्ते पर चली थी। लेकिन जिस दिन उन्होंने अपने सबसे दर्दनाक पल में उन्हें शर्मिंदा किया, उस दिन सिर्फ उनका दिल नहीं टूटा था, उनका भरोसा टूट गया था। और ट्रस्ट टूटने के बाद इंसान सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी डरने लगता है। कई महीनों तक तारा के भीतर एंगर चलता रहा, कभी दुख बनकर, कभी बिट्रेयल बनकर, कभी कंफ्यूजन बनकर। उनका एक हिस्सा अब भी उस टीचर को गलत साबित करना चाहता था, दूसरा हिस्सा अब भी अप्रूवल चाहता था। और यही सबसे पेनफुल चीज थी, क्योंकि जब कोई इंसान हमें डीपली हर्ट करता है तो अक्सर हम उससे इमोशनली बंधे भी रहते हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भीतर का कोई हिस्सा अब भी उस दर्द से चिपका रहता है। तारा ने महसूस किया कि फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब ये भी नहीं कि इंसान बाउंड्रीज भूल जाए। असल फॉरगिवनेस का मतलब है अपने दिल को हेट्रेड की कैद से मुक्त करना, क्योंकि जब तक हम भीतर रिजेंटमेंट पकड़े रहते हैं तब तक हम उसी दर्द से बंधे रहते हैं। लेकिन ये समझना आसान था, जीना नहीं। जब भी वो अपने टीचर को याद करती, भीतर एंगर उठता, उनके शब्द याद आते, वो ह्यूमिलिएशन याद आती, और फिर वही दर्द। लेकिन इस बार उन्होंने उस एंगर को भी रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने उसे महसूस किया पूरी ईमानदारी से। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि एंगर के नीचे बहुत गहरा ग्रीफ छिपा है, एक सपना टूटने का ग्रीफ, एक स्पिरिचुअल होम खोने का ग्रीफ, एक ऐसी जगह के बिखर जाने का ग्रीफ जहां उन्होंने बिलोंगिंग महसूस की थी। और ग्रीफ के नीचे एक और भी गहरी चीज थी, लव। उन्होंने सच में उस बात से प्रेम किया था, उन्होंने सच में अपने टीचर पर भरोसा किया था। यही वजह थी कि बिट्रेयल इतना पेनफुल था। धीरे धीरे तारा ने समझा, अगर हम अपने दर्द को पूरी तरह महसूस कर लें तो उसके नीचे हमेशा टेंडरनेस मिलती है, क्योंकि इंसान का असली स्वभाव हेट्रेड नहीं है। हेट्रेड तो घायल दिल की रिएक्शन है। असल में भीतर हमेशा कनेक्शन की लॉन्गिंग होती है। यहीं से उनके भीतर फॉरगिवनेस जन्म लेने लगा, धीरे धीरे, नरमी से। उन्होंने अपने टीचर को जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये देखना शुरू किया कि शायद वो भी अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स में फंसे हुए इंसान थे। शायद उनके भीतर भी फियर था, कंट्रोल था, ईगो था। और अचानक तारा को एहसास हुआ, जिस तरह वो खुद अपने वूंड से लड़ती रही थी, उसी तरह दुनिया के ज्यादातर लोग भी अपने अनसीन पेन से ड्रिवन हैं। कोई पावर के पीछे भाग रहा है, कोई कंट्रोल के पीछे, कोई वैलिडेशन के पीछे। लेकिन भीतर सबके डर लगभग एक जैसे हैं। सब एक्सेप्टेंस चाहते हैं, सब बिलोंगिंग चाहते हैं, सब प्यार चाहते हैं। और यही रियलाइजेशन कंपैशन को और गहरा कर देती है। तारा की जिंदगी अब धीरे धीरे बिल्कुल अलग दिशा में जा रही थी। उन्होंने अपने पुराने स्पिरिचुअल कम्युनिटी से दूरी बनानी शुरू की। अब वो ब्लाइंड डिवोशन नहीं चाहती थी, अब उन्हें कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची स्पिरिचुअलिटी रियलिटी से भागना नहीं सिखाती, वो इंसान को रियलिटी के साथ पूरी तरह उपस्थित होना सिखाती है। अपने बॉडी के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपने फियर के साथ, अपने लव के साथ, और सबसे जरूरी अपने इम्परफेक्ट ह्यूमन होने के साथ। धीरे धीरे उन्होंने टीचिंग शुरू की। लोग उनके पास आने लगे, लेकिन इस बार वो किसी ऊंचे पेडेस्टल पर खड़ी टीचर नहीं थी। वो लोगों के सामने अपनी वल्नरेबिलिटी लेकर बैठती थी,
अपने स्ट्रगल्स बताती थी, अपने फियर, अपनी शेम। और शायद यही वजह थी कि लोग उनसे जुड़ने लगे, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग एडवाइस देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में वल्नरेबल होने की हिम्मत रखते हैं। तारा लोगों को मेडिटेशन सिर्फ माइंड शांत करने के लिए नहीं सिखाती थी, वो उन्हें खुद से रिकनेक्ट होना सिखाती थी। वो कहती थी, जब भी दर्द उठे, रुक जाओ, भागो मत, अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से पूछो, इस पल मुझे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। कई बार जवाब होता रेस्ट, कई बार कंपैशन, कई बार बस किसी की प्रेजेंस। और धीरे धीरे लोग समझने लगते कि हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये खुद के साथ रिलेशनशिप बदलने की प्रक्रिया है। तारा ने अपने जीवन में काउंटलेस लोगों को बदलते देखा। ऐसे लोग जो सालों से शेम में जी रहे थे, ऐसे लोग जो खुद से नफरत करते थे, ऐसे लोग जिन्हें लगता था कि वो प्यार के लायक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने खुद को अवेयरनेस और कंपैशन देना शुरू किया, उनकी जिंदगी बदलने लगी। क्योंकि एक्सेप्टेंस इंसान को वीक नहीं बनाती, वो उसे होल बनाती है। धीरे धीरे तारा ने एक और गहरी बात समझी। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी किसी इमेजिनरी वर्जन ऑफ सेल्फ के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन फ्रीडम तब मिलती है जब हम चेजिंग बंद कर देते हैं, जब हम इस पल को यस कहना सीख जाते हैं, अपने बॉडी को यस, अपने इमोशंस को यस, अपने इम्परफेक्ट ह्यूमन लाइफ को यस। यही रैडिकल एक्सेप्टेंस है। जीवन से लड़ाई खत्म करना, अपने अस्तित्व को दुश्मन मानना बंद करना, और शायद पहली बार ये महसूस करना कि हम शुरू से टूटे हुए नहीं थे, हम सिर्फ खुद से कटे हुए थे। और जैसे ही कनेक्शन लौटता है, प्रेम लौट आता है, शांति लौट आती है, जीवन लौट आता है। तारा कहती हैं, हमारा डीपेस्ट नेचर फियर नहीं है, हमारा डीपेस्ट नेचर अवेयरनेस और लव है। लेकिन उसे महसूस करने के लिए हमें अपने सारे मास्क्स धीरे धीरे गिराने पड़ते हैं। हमें अपने भीतर के डरे हुए हिस्सों को छिपाना बंद करना पड़ता है। हमें खुद को वही देना पड़ता है जिसकी तलाश हम पूरी दुनिया में करते रहते हैं। एक्सेप्टेंस, कंपैशन, प्रेजेंस। और शायद यही इस पूरी जर्नी की सबसे खूबसूरत बात है कि हीलिंग किसी और इंसान से शुरू नहीं होती, वो शुरू होती है उस पल से जब इंसान पहली बार खुद से कहता है, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जैसे भी हो, तुम प्यार के लायक हो। उस रात पहाड़ों में रोती हुई लड़की से लेकर हजारों लोगों को कंपैशन सिखाने वाली टीचर बनने तक, तारा की पूरी यात्रा बस एक ही बात की ओर इशारा करती है। जिस पल इंसान खुद से युद्ध खत्म कर देता है, उसी पल उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। और शायद इस वक्त जब तुम ये कहानी सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर भी कोई हिस्सा सालों से एक्सेप्टेंस का इंतजार कर रहा है। कोई हिस्सा जो थक चुका है खुद को साबित करते करते, कोई हिस्सा जो बस इतना सुनना चाहता है कि उसे बदलने की जरूरत नहीं है ताकि वो प्यार के लायक बन सके। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, अगर तुमने अपने भीतर भी वो आवाज महसूस की हो जो सालों से खुद को कम समझती रही है, तो इस सफर को यहीं खत्म मत होने देना। अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करना। और अगर तुम ऐसी ही गहरी और जिंदगी बदल देने वाली ऑडियो बुक सुनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि शायद अगली कहानी तुम्हारे भीतर छिपे किसी और बंद दरवाजे को खोल दे।